अलग रुपए में आता है बंदा जो है ना, हॉल में जाता है, हॉल भरा हुआ होता है, पीछे जो है वो फोल्डिंग चेयर्स आके लग रही होती हैं, हब्स हुआ हुआ होता है, पसीनो पसीन हो रहे होते हैं। इधर कमरे में एंटर होती है, इतनी ठंडक का एहसास हुआ, ठंडे यख बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, जी सब कनेक्टेड है, ओके। आवाज़ स्पीकर से ही आ रही है? स्पीकर से ही आ रही है। तो फाइनली आपने डिसाइड कर लिया सीलो रिवाइज करने का। सीलो एक दफ़ा तो ख़त्म हो गया, और आपने ख़त्म होने के बाद जैसे ही पहले जाके पहला वाला चैप्टर देखा तो आपको बड़े अजीब से क्वेश्चन मार्क्स नज़र आए, डब्बे डब्बे से बने हुए थे। जो पढ़ रहे थे आपने कि ये मैंने कब पढ़ा था, ये कब हुआ था। सीलो जितनी तेज़ी से आता है उतनी ही तेज़ी से निकल भी जाता है। ये जो है ना, इसको दिमाग में होल्ड करना जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कुछ अच्छे बच्चे जो साथ साथ रजिस्टर बनाते रहे उनकी सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितनी कुछ गंदे बच्चों की है जो साथ साथ रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे थे। लेकिन सिंपली आप ये देखें कि लोगों की जो तवज्जो है किसी भी सब्जेक्ट को लेके वो कितनी होती है, उसका हमें इस क्लास में मौजूद लोगों से पता लग रहा है। मैंने जितने बिजनेस लॉ में सेशन में पढ़ाए हैं उससे सिर्फ 20% कम मैंने सी लॉ में भी पढ़ाए हैं इस दफ़ा स्टूडेंट्स। बट बी लॉ की क्लास करने के लिए हमें पहले से ही पता था कि हम इस कमरे में नहीं कर सकते। हम पीछे हॉल में गए हुए थे, एक्स्ट्रा फोल्डिंग चेयर्स का इंतज़ाम किया हुआ था, एक्स्ट्रा लेन्स बिछाई हुई थी, और अभी भी एहसास हुआ कि जाते जाते भी एक आध लेन वहाँ पे और होती किसी तरह फंस फंसा के तो बात बन जाती। और सी लॉ में जो है वो हमें बड़े आराम से ईजी था कि हाँ ठीक है उस कमरे में आ जाएं जो मुनासिब साइज़ का है और बच्चे बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे। प्री रिज़ल्ट की क्लास में 250 और पोस्ट रिज़ल्ट की क्लास में तकरीबन 80-90 के दरमियान कहीं ना कहीं। ये तो हमारे अपने बच्चे हैं, ठीक है। फिर बाहर के लोग भी जज्बाती होते हैं, वो कहते हैं कि वो रिवीजन क्लास हो रही है, क्रैश कोर्स हो रहा है, जाएं आग लगा देंगे फ़लाना फ़लाना। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो ऑडियंस है तो शायद बाकी सबको बहुत अच्छी तरह से आता है, या शायद यही वो सीरियस लोग हैं जो सीरियस हैं, या शायद बाकी सारे अपने पड़ोसी सब्जेक्ट से लड़ रहे हैं इस वक्त। FR2, MFA, ऑडिट, सी लॉ बेचारा वो है ना, वो रज़िया गुंडों में घिर गई, नन्ना मुन्ना सा सब्जेक्ट और इर्द गिर्द 3 जन। तो बेचारा स्टूडेंट करे तो क्या करे। इस सब्जेक्ट को जब उठाएं फ़ौरन से MFA की टेंशन होती है, फ़ौरन से FR2 की टेंशन होती है। तो सी लॉ के साथ बेचारे के साथ थोड़ा सा जुल्म ये भी होता है कि यहाँ पे ना लोग बाकी सब्जेक्ट्स की मोहब्बत में सी लॉ को काफ़ी पीछे ले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर है, आप आज तैयार हैं, आज से ऑनवर्ड तैयार है। वो लोग जिन्होंने सी लॉ अच्छे तरीके से साथ साथ पढ़ा था और उनको लगता है उन्हें आता है, उनके लिए क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये है कि वो बड़ी तेज़ी से रिवाइज कर रहे होंगे। एक चैप्टर जिसको तोड़ तोड़ के बंदा 1-1.5 हफ्ते में पढ़ रहा होता है, और कहाँ ये कि एक ही सेटिंग में पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक कवर कर लिया जाए, उसकी पूरी कहानी समझ आ जाए, उसकी सारी बातें हमें समझ आ जाए। तो क्रैश कोर्स का फ़ायदा ये होगा कि हम कम टाइम में बड़ा तेज़ी से सिलेबस को रिवाइज कर रहे होंगे। अच्छा, रेगुलर क्लास में सवाल जवाब भी बहुत चल रहे होते हैं, 2 वे डिस्कशन हो रही होती है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे वो उस तरह से 2 वे डिस्कशन नहीं होगी, इधर थोड़ा सा 1 वे ही होगा। लेकिन एक टॉपिक पूरा ख़त्म होने के बाद अगर मुझे लगता है कि वो टेक्निकल बात थी तो मैं पलट के आपसे पूछ लिया करूँगा, क्योंकि अगेन अगर इतने ही बच्चे हैं तो फिर तो मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ, तो सवाल पूछ लिया करूँगा। हमने एवं मतलब ना एहतियातन ही ये 4-5 कुर्सियाँ भी आगे रखी। मैनेजमेंट वाले ना वो मुझे कैंपस डायरेक्टर साहब कहेंगे सर पता नहीं आपको आप कौन से बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये क्लास पहले हमारी शाम के करीब जा रही थी, मैंने ज़िद करके दोपहर पे करवाई।
कि नहीं दोपहर पे हो, तो ताकि लोग जो है वो अपनी क्लासों से फारिग होके आराम से दोपहरी क्लास पढ़ें और निकल लें, बजाय इसके कि शाम तक उनकी मोहब्बत को चेक किया जाए। शुक्र मैंने शाम को नहीं रखी, नहीं तो मैं यही सोचता रह जाता कि शाम होने की वजह से बच्चे नहीं आए। तो वो जो है ना, और ऊपर से फिर कंपैरिजन इफेक्ट भी है ना, ताज़ा बिलों से निकल के आए तो वैसे ही बड़ी गुर्बत वाली फील आ रही है कि जो है ना 50-60 बच्चे जो है ना, ये तो खैर इन 50-60 बच्चों ने ये अहद किया हुआ है कि इन्होंने पेपर पास करना है इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं चीज़ों को, काफ़ी सारी हमने ज़बानी बातें कर ली। 2:15 से 3:15 हमारी क्लास है, और स्केजुअल बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है। अल्लाह हमें पूरी तौफीक दे स्केजुअल को अच्छे तरीके से फॉलो करने की। हम 3 वीक्स में डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को। आपको पता होगा कि हमारी सिलेबस की 5 ग्रेड्स हैं, तो 2 ग्रेड्स यहाँ कवर हो रही हैं, 2 ग्रेड्स यहाँ कवर हो रही हैं, और सबसे बड़ी वाली ग्रेड यहाँ कवर हो रही है। पहले हम 5 डेज क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक जब आएगा तो पहले 3 दिन क्लास करेंगे, और फिर 9-10 मुहर्रम आ जाएगा। तो क्या होगा, आपको एक लॉन्ग वीकेंड सा मिल जाएगा आगे। और अगेन मैंने उसकी फ़ौरन बाद भी क्लास नहीं रखी कि कहीं कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो कि वो कहे सब 9-10 मुहर्रम पे ज़ाहिर है मैंने अपने मजहबी जो मामलात हैं उनको देखना था, तो आपने अगले दिन ही फिर से क्लास रख ली। मैंने तो अभी पिछला भी रिवाइज़ नहीं किया था। तो ऐसे में हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जहन में रखते हुए 9-10 मुहर्रम के आगे क्लास नहीं रखी। तो आपके पास 3 दिन के बाद फिर एक कंप्रीहेंसिव वीकेंड आ जाएगा, और आपके 4 पोर्शंस कवर हुए होंगे, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। फिर जब लास्ट वीक आएगा तो हमारे सिलेबस की जो सबसे बड़ी ग्रेड है चैप्टर 8, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। सबसे बड़ी ग्रेड से मुराद है वेटेज वाइज, और फिर चैप्टर 3 हमारी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर है, और चैप्टर 8 भी दरमियाने साइज़ का चैप्टर है। तो ये हमने सबसे एंड पे रखा है। यानी जस्ट मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। लास्ट टाइम मेरी 7 डेज़ की रिवीजन क्लास थी 1.5 घंटे की, हमने 1 हफ्ते में पूरे सीलो को कवर किया था। मेरे लिए अभी भी वो आसान है, और ICAP में जाते हैं तो हम तो 5 दिनों में कराते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस वक्त हमारे पास सफिशेंट टाइम है कि हम उसको 2-3 हफ्तों में ब्रेक कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो बस अब वो टीचर एक अलग सुपरमैन है जो बस उड़ी जा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त ताकतें मेरे पास भी होती तो मैं भी उड़ सकता था। तो यहाँ पर डे उतना मुनासिब लोड होगा जो एक स्टूडेंट बड़े आराम से तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि आप लोग जो है वो साथ साथ चलें। तो ये हमारा फिर 3 वीक्स का इस तरह से स्केजुअल होगा, जिसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे इंशाल्लाह। हर दिन जो होगा सिवाय पहले दिन के, उससे अगले दिन उसका एक टेस्ट होगा। रूम नंबर 7 में सुबह 9 से लेके शाम 4 बजे तक, या आसान अल्फाज में, मतलब आपकी अपनी क्लास भी तो चल रही होगी, हमारी क्लास से पीछे ये ज़रा ज़्यादा आसान है, या क्लास ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आप पहुंच जाइएगा। तो आप वहाँ पे हर पिछले दिन हमने जो पढ़ा है उसका अगले दिन टेस्ट दिया जा सकता है। अगर तो आप एनरोल्ड हैं तो ज़ाहिर है पे टीए को आपके टेस्ट चेक करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका CRN वो सारी चीज़ें सिस्टम में मौजूद होंगी। अगर आप अनएनरोल्ड हैं तो ज़ाहिर है फिर वो कहेंगे कि जी हमारा क्या कसूर है, हम क्यों इतना ज़्यादा चेक करें, जो कि हमारी ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के पास कम से कम सवाल जवाब ये सब अवेलेबल हो जाएंगे। हमने कुछ ग्रुप्स बनाए थे क्रैश कोर्सेज़ के ओवरऑल, जिसमें हमने उसका डाटा डालना था, क्योंकि हो ये रहा था कि हम लोगों ने अभी ना MFA की रिवीजन क्लास, क्योंकि MFA का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, वो जल्दी ख़त्म हुआ था। उसकी जब रिवीजन क्लास क्रैश कोर्स शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछना शुरू हो गए, जी सीलो का कब होगा, बीलो का कब होगा, ये क्या होगा, वीडियोस मिलेंगी, फलाना होगा, टेस्ट होंगे नहीं होंगे। तो फिर हमने क्या किया, बजाय इसके कि वो सारे, मतलब मैं फेसबुक पे कहीं पे भी कोई भी पोस्ट करा था, नीचे कमेंट में बच्चे ये वाली डिस्कशन शुरू कर रहे थे। तो फिर क्या किया कि हमने 3 डेडिकेटेड ग्रुप्स बना लिए, जिसमें हमने जो भी क्रैश कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर डाल रहे हैं। और वो 3 ग्रुप्स मैंने 2-3 दफ़ा शेयर किए हैं, मैनेजमेंट वालों ने भी शेयर किए हैं, और उसमें तकरीबन इस वक्त कोई 1,500 के करीब स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐड हैं। उन रेगुलर ग्रुप्स का मकसद है कि तमाम जितनी भी क्रैश कोर्सेज हैं उनकी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, उनके स्केजुअल वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 3 वेव्स में है। एक MFA जो सबसे पहली वेव थी, हमें ज़बरदस्ती उसे वेव कह दिया, वो तो बेचारी हल्की सी जो है ना वो नन्ही सी लहर आई और गुजर गई। लेकिन ये है कि वो हमने कवर किया। अब इस वेव में हमारा बीलो और सीलो आज से स्टार्ट हो रहा है, और कोई 3-4 दिन बाद हमारा ऑडिट भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो उन ग्रुप्स में इन सब की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन फिर साथ में अब उन ग्रुप्स में मैंने एक लिंक और शेयर करवाया है। वो लिंक है सी लॉग का अपना व्हाट्सएप।
उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो सी लॉ की अपनी ज़ाती चीज़ है, बजाय इसके कि उस वाले ग्रुप में सारे सब्जेक्ट का सारा कचरा डाल रहे हो, और एक बच्चा जिसने बी लॉ पढ़ना है उसको इससे क्या लेना देना है कि सी लॉ का टेस्ट नंबर 7 क्या था। तो हम करेंगे ये कि जो सी लॉ वाला ग्रुप है, उस सी लॉ वाले ग्रुप में हम सारे टेस्ट, सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम ऐड करते चले जा रहे होंगे। तो आप अगर इस क्लास में एनरोल नहीं है या इस सब्जेक्ट में हमारे पास एनरोल नहीं भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे टेस्ट मिल रहे होंगे, हर अगले दिन उसके सोल्यूशन भी मिल रहे होंगे। आप अपने आप को अगर चेक करना चाहें, असेस करना चाहें, हम वहाँ गूगल ड्राइव का एक लिंक बना देंगे, उस लिंक में आप जाएंगे तो मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, पास पेपर्स और सॉल्यूशन भी सारे के सारे मिल जाएंगे, और अगेन ये जितनी भी यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं वो उसकी वीडियोस भी मिल रही होंगी, टेस्ट भी मिल रहे होंगे। एक काम जो हम रिवीजन क्लास क्रैश कोर्स के साथ साथ नहीं कर रहे होंगे, मैं बार बार रिवीजन क्लास और क्रैश कोर्स का लफ्ज़ साथ साथ बोल रहा हूँ, हम इसको बड़े अरसे से क्रैश कोर्स कहते थे। सीए फाइनल में हमारे क्रैश कोर्स चलते थे, कैफ में, फिर क्या हुआ, कॉलेजेस ने क्रैश बैच कहना शुरू कर दिया पोस्ट रिजल्ट की क्लास को। हालांकि वो क्रैश नहीं होता, पोस्ट में अच्छा खासा टाइम होता है, यानी कि प्री गुजरे भी सवा महीना होता है, पोस्ट आ जाता है, तो हम उसको पोस्ट रिजल्ट क्लास कहते हैं, और हम इसको दोबारा से इसके पुराने नाम को रीवैम्प कर रहे हैं, विच इज़ क्रैश कोर्स। लेकिन अभी लोगों को चूँकि समझ नहीं आ रहा, तो आपको याद है ना, नाम चेंज हो तो 90 दिन तक पुराना नया नाम दोनों साथ साथ दिखाने होते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार साथ साथ नया पुराना दोनों नाम बोल रहा हूँ। तो हम इसे क्रैश कोर्स कह रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ये रिवीजन क्लासेस कहलाती थी। तो और फिर वो रिवीजन क्लासेस हम कराते थे, हमारा वो रिवीजन क्लासेस का वो नाम आईकेप ने छीन लिया, आईकेप रिवीजन क्लासेस। ऊपर से यहाँ के फनकार भी कई दफ़ा वहाँ मौजूद होते हैं, तो ऐसे में जब दोनों तरफ कास्ट भी सेम हो तो फिर हमने कहा कि अपने कॉलेज वाली एक्टिविटी को डिफरेंट नाम दें, तो ये क्रैश कोर्सेज है। तो ये क्रैश कोर्स है जो 3 हफ्ते पे स्प्रेड हुआ है, 11 वर्किंग डेज इसके अंदर इंशाल्लाह ताला हमारे पास मौजूद हैं, और उसमें हम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। बस आपका तावन जो है वो चाहिए होगा। सी लॉ के ऊपर बात करते हैं। एक चीज़ जो डिस्कशन में आती है, बुक्स कौन सी फॉलो की जाएं, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, सिलेबस आउटलाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करें, पेपर का पैटर्न और आईकेप ने कोई रीसेंट चेंजेस तो नहीं की बुक में, उसके ऊपर बात करें। ये हर दफ़ा का हॉट इश्यू होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि किताब में चेंजेस है। उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि होता ये है कि हर दफ़ा आईकेप ना मिड ऑफ द सेशन में एक सप्लीमेंट सा लेके आता है, जिसमें अपनी किताब के कुछ एरर्स और कुछ जो चीज़ों पे डाउट्स वगैरह होते हैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर क्या होता है, आने वाली अटेम्प्ट में जब आईकेप अपनी किताब को दोबारा से इशू करता है तो उसमें वो जो एरर्स वगैरह होते हैं वो ठीक करके उनको इनकॉर्पोरेट कर लेता है। सी लॉ के अंदर पिछले ही सेशन के अंदर एग्जामिनेबल सप्लीमेंट में वो सारी चेंजेस हमें बता चुके थे। सिर्फ इस दफ़ा जब किताब आई है तो किताब ने उन एग्जामिनेबल सप्लीमेंट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो अगर आपके पास पिछले सेशन की कोई किताब है तो चांसेस ये हैं कि उस किताब में वो जो एंड ऑफ सेशन के आसपास आई कि आपने चेंजेस बताई थी वो ना हो, लेकिन आपके पास इस सेशन के स्टार्ट की अगर किताब है तो कोई चेंज नहीं है। टेक्निकली इस दफ़ा भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया, वो पिछली ही दफ़ा का चेंज है जो इस दफ़ा किताबों में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो आईकेप ने किया ये कि अपनी किताबों के पैटर्न बदले हैं। पहले वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे उसको साथ में डिस्कस कर रहे होते थे, अब वो करते हैं यूनिट ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होते हैं? आईकेप के पास पेपर के सवाल जो हर अटेम्प्ट में वो साथ साथ अपनी किताब में ऐड करते जा रहे हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरे से पूछेंगे तो शायद पूरी किताब में एक जगह एक लाइन एक ख़ास रजिस्टर के बारे में ऐड हुई है, उसके अलावा हमारी किताब में कोई चीज़ नहीं है। और वो भी इतनी बारीक सी छोटी सी लाइन है कि वो ना भी लिखी होती तो उसके बगैर भी आपको बात समझ आती है। तो वर्चुअली स्पीकिंग तकरीबन 0% चेंज है। अब समझने की ज़रूरत यह है कि कमती लॉ के साथ मेन इश्यूज़ क्या हैं। मैंने जब सेशन के स्टार्ट में इस तरह की स्लाइड आप लोगों के सामने रखी तो उस दिन आधे लोग तो छुट्टी पे थे और बाकी आधे लोगों को पता ही नहीं था मैं बातें क्या कर रहा हूँ, उन्होंने अभी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। अब सेशन में अगर आप आज यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आई कैन एज्यूम कि आपको सी लॉ के बारे में कुछ तो पता होगा। तो आपसे मैं पूछने की जसारत करूंगा कि आपको सी लॉ में क्या इश्यूज़ नज़र आए, फिर मैं आपको बात करूंगा कि ये क्रैश कोर्स किन लोगों के लिए है। सी लॉ में क्या प्रॉब्लम्स नज़र आए? रिटेंशन याद नहीं हो रहा, इसमें तारीखें बहुत सारी हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, याद नहीं रहता कहाँ 7 दिन था, कहाँ 21 दिन था, कहाँ कितने दिन था जी। पेनल्टीज़ वगैरह जो है वो याद नहीं रहती हैं, अजीब सा कहीं लेवल 2 1, कहीं 5 लाख, कहीं 5 मिलियन, पता नहीं क्या क्या। नींद बहुत आती है, सी लॉ पढ़ते हुए नींद आती है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि सीलो पढ़ते हैं ना, बाकी तो करते हैं, सीलो पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए नींद आती है, करते हुए लिखते हुए नींद नहीं आती। और दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस, जाहिर है सीलो पे फोकस करें तो दूसरे सब्जेक्ट हाथ से निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक बड़ा कमाल का सीक्रेट बताता हूँ। पता है ऑडिट का जब पेपर पास होता है या MFA का जब पेपर पास होता है तो एक पेपर पास होता है, और जब सीलो का पेपर पास होता है ना तो भी एक ही पेपर पास होता है। तो भाई या तो आपको इस पेपर को पढ़ते हुए शर्मिंदगी हो के पास करूंगा तो आधा पेपर पास होगा, या मेरी नंबर गेम थोड़ी सी खराब हो जाएगी, या ऑडिट पास करने से कोई 2.5 गुना पेपर पास हो जाएगा। भाई ये भी एक पेपर है, वो भी एक पेपर है। जिस बच्चे ने आखिरी 4 पेपर दिए, फॉर एग्जांपल 2 पास हो गए और 2 रह गए, तो वो 2 पास होने में अगर कंपनी लॉ पास हो गया तो भी दुनिया ये कहेगी कि इसके 2 पेपर रह गए, और जिसका कंपनी लॉ के अलावा कोई और पास हुआ होगा तो भी कहेंगे कि 2 ही पेपर रहते हैं। तो सी लॉ बहरहाल इन 8 में से एक और ग्रुप बी के 4 में से एक है। इसके पास होने से साइकोलॉजिकली आपको बहरहाल सपोर्ट मिलती है कि आपको पता लग जाता है कि मेरे नंबर ऑफ पेपर्स में से एक साइड पे हो चुका है, मैं इसे पास कर चुका हूँ। तो जब एक सब्जेक्ट ने पास होकर नंबर गेम बेहतर करनी है और आपको साइकोलॉजिकली ओवरऑल ईजी कर देना है, भाई फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के 2 पेपर रहते हो वर्सेस एक बंदे का 1 पेपर रहता हो, तो सुन के क्या अच्छा लगेगा? 1 पेपर। जिसके 2 रहते हैं उसका 1 बड़ा पेपर और 1 कंपनी लॉ गरीब पेपर, और जिसका 1 रहता है उसका सिर्फ वो बड़ा पेपर। तो भाई वो जो एक कंपनी लॉ के पास होने से साइकोलॉजिकली आपकी जो जितना भी टाइम है वो 1 पेपर को लगेगा, हालांकि आपने वो 2 में भी टाइम देना वो सब बड़े भारी वाले पेपर को ही था, लेकिन पेपर माइनस होने से बहरहाल मोटिवेशन तो मिलती है। तो कभी भी सी लॉ के साथ ये मत सोचें कि ये बेचारा जो है वो कमज़ोर सा पेपर है, इसको पास करके क्या करना। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग ग्रुप बी में अक्सर सबसे गंदा रिजल्ट कंपनी लॉ का होता है, बल्कि 2 अटेम्प्ट पहले 8 पेपरों में सबसे गंदा रिजल्ट कंपनी लॉ का था, विच इज़ प्रिज्यूम टू बी ईजी पेपर, या प्रिज्यूम टू बी कि हाँ भाई इसका तो ये तो हो जाएगा। और कोई सी लॉ के साथ मसला? ऑल क्लियर जी? मिक्स बहुत हो जाता है। असल में मिक्स होता ही तब है जब याद नहीं हुआ होता। जब याद नहीं हुआ होता तो हर जगह पे चीज़ें आपस में प्रॉब्लम कर रही होती हैं। किताब से पूछते हैं, किताब कहते हैं कि ये इसका एक प्रॉब्लम है, कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम, इससे आसान गेम कंसिडर कर लिया जाता है, इसको ईजी ले लेते हैं। ग्रुप बी में नॉर्मली किसी से पूछें सबसे आसान पेपर कौन सा है, वो कहते हैं कंपनी लॉ। इंटरेस्टिंगली पूछें ज़्यादातर किसका सबसे गंदा रिजल्ट आता है, वो नहीं पता होगा, वो भी सी लॉ ही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान है, इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। ये एक जुमला मैं अक्सर लोगों को क्लास में कहता हूँ कि सी लॉ इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। इसको फ़ेल होने में दिक्कत कोई नहीं है, तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती, अब बहुत ही मुलायम तरीके से, खामोशी से, आसानी से, क्यूट तरीके से फ़ेल हो जाता है। रिटेंशन एंड क्रैमिंग असल प्रॉब्लम, रिटेंशन एंड क्रैमिंग, याद नहीं रहता, मिक्स हो जाता है, इसको जहन नशीन नहीं कर पाते, याद कर भी लें तो अगले दिन फिर से भूल जाता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंपनी लॉ के साथ हैं। फिर ICAP के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करें? सी लॉ के अंदर एक कॉमन तासुर ये पाया जाता है कि सी लॉ के अंदर बड़े मुश्किल सिनेरियोज आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग आपको ये बताएंगे कि सी लॉ के अंदर ना सिनेरियो इतना जालिम होता है, मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हमने रेगुलर क्लास में हर चैप्टर करने के बाद मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स में उसके पास पेपर्स देखे, जहां हमारे पास टाइम कम था वहां हमने उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो अपलोड की। मकसद ये था कि इस मिथ से बाहर निकलना है। एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कंपनी लॉ को लेके कि इसके सवाल बहुत मुश्किल आते हैं, या रीसेंट पेपर तो भरा पड़ा होता है बहुत ही लॉजिकल सवालों से। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि क्लास में एक आध बच्चे ने कहा सर वो मुझे तो सीनियर बार बार इस तरह से कह रहे हैं, या मुझे तो मेरे कोलीग्स बार बार कह रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ सी लॉ आसानी से हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मेरे टीचर ने इसको आसान बनाया हुआ है। वो कहते हैं नहीं भाई तुम्हारा टीचर तो गुमराह हो गया है, सी लॉ में तो लॉजिकल सवाल। उन्होंने कहा जी वो हमने उन्हें कहा कि सीधे रट्टे वाले सवाल आते हैं, उन्होंने कहा ना भाई रीसेंट पेपर उठा के देख लो, लॉजिकल सवाल ही लॉजिकल सवाल। इस बात पर हम जज्बाती हो गए और हमने रीसेंट पेपर उठा ही लिया। जब उठा के उसे गिना तो 43 नंबर 43 मार्क्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मिले। पास होने के लिए जितने चाहिए ना सिर्फ 7 नंबर कम थे। और आपको पता है कि सीधे सीधे सवाल में नंबर पूरे मिलने की प्रोबेबिलिटी भी होती है अगर आपने सब कुछ लिख दिया। इस 43 में से 40 ले सकता है एक अच्छा बच्चा,
उसको पास होने के लिए फिर अगले टोटल 57 में से 10-11 नंबर और चाहिए। तो क्या कर लेंगे वो बड़े बड़े सिनेरियोज़। इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर में बड़े सिनेरियोज़ भी थे, इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर में थोड़े से ट्रिकी सवाल भी थे, लेकिन वो ट्रिकी सवाल पेपर का 25% भी नहीं थे और 43% ऑफ द पेपर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे। फिर एक सेकंड कैटेगरी भी होती है, टाइप 2 सवाल, जो देखने में लॉजिकल सा होता है लेकिन वो असल में इतना लॉजिकल नहीं होता। सी लॉ में सबसे ज़्यादा मिक्सिंग उन सवालों की है। मैंने उन स्टूडेंट्स को बताया जब हमने 43 मार्क्स गिने, मैंने कहा देखें 43 मार्क्स तो ये वो हैं जो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने नज़र आ रहे हैं। अभी आपको 20-25 के करीब वो सवाल मिलेंगे जो सवाल देखने में लॉजिकल लग रहा होगा लेकिन पता लगेगा ये भी रट्टे वाला सवाल था। तो सी लॉ का खौफ थोड़ा ज़्यादा है कि सी लॉ में सिचुएशंस आ जाएंगी। दूसरा फिर कुछ कसूर कॉलेजेस का भी है। जब सी लॉ बी लॉ ऐसे पेपर हैं ना थोड़े कमज़ोर हैं, तो फिर क्या होता है, फिर कॉलेजेस भी अपनी मार्केटिंग में जो है वो साबित कर रहे होते हैं कि बड़े जालिम पेपर हैं। जैसे सेशन के स्टार्ट से एकदम से फेसबुक पे कैंपेन चल पड़ी कि बी लॉ सी लॉ के सिलेबस में बेतहाशा चेंजेस। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा सिलेबस में ज़ीरो चेंज है। मैंने बार बार अपने नॉलेज को दोबारा खंगाला, बार बार देखा, ICAP की गाइडलाइन देखी, तो पता ये लगा कि वो जो उस एग्जाम्पल एक ऊपर लिखी होती थी उसको ऊपर के बजाय थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो वो लिस्ट बना के भी लोगों ने शेयर की हुई थी इंटरनेट के ऊपर कॉलेजेस ने कि जी वो बी लॉ के अंदर 127 चेंजेस, क्योंकि 127 जगह पे वो ऊपर वाली एग्जाम्पल नीचे करके लिखी हुई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये आसान पेपर हैं जिसकी वजह से ना कॉलेजेस फिर अनफॉर्चुनेटली गलत मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं कि नहीं ये तो बड़ा हैवी सब्जेक्ट है, ये ना हुआ तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सवाल तो बहुत ही लॉजिकल आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है सवाल लॉजिकल आ रहे हैं, लेकिन इतने लॉजिकल भी नहीं आ रहे कि आप जो है, मैं आपको बताऊं बी लॉ इससे ज़्यादा ट्रिकी पेपर है, सी लॉ कम ट्रिकी पेपर है। और बी लॉ में आप इतने मैच्योर भी नहीं थे, अब आप मैच्योर भी बहुत हो गए हैं। इसका असल मसला ये नहीं है, मतलब मैंने किसी भी जगह इन मसलों में ये नहीं लिखा कि पेपर टेक्निकली डिफ़िकल्ट है। पेपर टेक्निकली डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन पेपर में कुछ सिनेरियो आप देखते हैं, पैराग्राफ नज़र आते हैं, आप कहते हैं वो सिनेरियो, फिर आपके जहन में आता है रॉन्ग नंबर, वो जो किसी दोस्त ने दिमाग में डाला था, नहीं सी लॉ मर जाओगे। वो मेरे कॉलेज ने तो बताया है कि सी लॉ में जब तक उस सवाल को उल्टा लटक के ना सोच रहे हो तब तक वो सवाल होता ही नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सवाल टेक्निकल आते हैं, लेकिन ओवरऑल ये पेपर का मिजाज आसान है, मज़ेदार है। अगर आप इसको साथ साथ करते जाएँ तरीके से तो कवर होता चला जाता है। मैं बता ही रहा था कि वो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप जब अलग से बनाया हुआ होगा तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम गूगल ड्राइव बना के या उसी के अंदर हम इन सारे चैप्टर्स के पास पेपर्स की वीडियोस भी डालते रहेंगे, ताकि पास पेपर्स हमारी रिवीजन क्लास में ना आए। तो फिर रिवीजन क्लास में प्योर टाइम हमारे पास 1.25 घंटा डेली सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन के लिए हो। उससे क्या होगा कि हमें एक बहुत ही सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करने में। कुछ जगह हमारी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होगी और सवाल जवाब हम बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहे होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं रुक रुक के आपसे सवाल पूछने की कोशिश करूँगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शॉर्टकट्स, सिलेक्टेड स्टडी। कोई भी बंदा सिलेबस को और पास पेपर को देख के बड़े आराम से बता सकता है कि कहाँ कहाँ क्या छोड़ा जा सकता है। चैप्टर 1, 2 और 5 हमारा एक सिलेबस एरिया है, 20 एक नंबर के सवाल यहाँ से आने चाहिए। लास्ट पेपर में चैप्टर 1 में से एक 4 नंबर का सवाल आया, चैप्टर 2 में से 0 सवाल आया, चैप्टर 5 में से 0 सवाल आया। अब जब भी एक बंदा एक पास पेपर एनालिसिस देखेगा और उतने सारे चैप्टर्स के आगे 0 लिखकर नजर आएंगे तो सोचेगा मैं पागल हूँ जो मैं इतने चैप्टर तैयार कर रहा हूँ, मैं कम चैप्टर तैयार कर लूँ। जैसे ही वो शॉर्टकट की तरफ जाएगा काम ख़राब हो जाएगा। ये छोटा पेपर है, इसमें मज़ीद शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। 12 तो टोटल चैप्टर्स हैं और अक्सर चैप्टर तो बेचारे ऐसे हैं कि वो अभी आप वर्क का पलट रहे होते हैं वो ख़त्म भी हो जाता है बेचारा। 2-2 सफ़े के 2-3 चैप्टर्स हैं, 3-3 सफ़े के चैप्टर्स हैं, तो कुछ बड़े चैप्टर्स भी हैं। तो शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हैवी नेबर्स। सी लॉ बेचारा खुद ख़राब नहीं है, खुद मुश्किल नहीं है, इसके पड़ोसी इसे मुश्किल बना देते हैं। सी लॉ के साथ MFA वाला बंदा हर वक्त MFA को टाइम देता रहता है, FR2 वाला FR2 को टाइम देता रहता है, जो ऑडिट के साथ पढ़ रहा है उसका सारा टाइम ही ऑडिट पे लग रहा होता है। तो सी लॉ के इर्द गिर्द 3 भारी सब्जेक्ट इकट्ठे हो गए। तो ये भारी सब्जेक्ट जब इकट्ठे हो गए तो सी लॉ को उसका टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये कब था? सेशन पूरे में। अब कम से कम आप ये 11 दिन तो दे सकते हैं, और 11 क्या, आज के दिन हम बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ रहे होंगे, 10 दिन दे सकते हैं।
10 दिन कम से कम इस सब्जेक्ट को इसकी असल वर्थ दे दें। हम हर दिन जो पढ़ें उसको घर जाके रिवाइज करें, देखें अच्छी तरह से, उसके पास पेपर्स की वीडियो, बाकी सारी चीज़ें, उसके अगले दिन टेस्ट के लिए तैयार हों। अगले दिन टेस्ट या तो फिजिकली बैठ के दें या कम से कम टेस्ट करके अपने आप को असेस ज़रूर करें आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हुए थे तो ये अब आखिरी वक्त आ गया। अगर इस वक्त भी सीरियस नहीं होंगे तो फिर आगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि लास्ट मंथ में आप पढ़ेंगे या साथ साथ पहले समझेंगे। ज़ाहिर लास्ट मंथ में आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। हमने रिवीजन ये जो क्रैश कोर्स है इस तरह से बनाया है कि पेपर से महीना पहले आप ये इस रिवीजन से आज़ाद हो चुके होंगे इंशाल्लाह, और आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इसको सही से कवर करें। तो आपके सब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं। मुझे पता है कि आपका पूरा अगस्त मेजॉरिटी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट खा जाएंगे। तो दिस इज़ राइट टाइम कि आप इस वक्त सी लॉ को एक सेकेंड लास्ट टाइम अच्छा फोकस दे दें। फिर उसके बाद पेपर के करीब आप इसको दोबारा ज़रा ज़्यादा अलर्ट होकर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं भी कहूँगा तो आप अपने टाइम टेबल में डेली 3 सब्जेक्ट लिखा करेंगे और हर दिन के एंड पे कमती लॉ को उठा के अगले दिन पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि इसका आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसे कल कर लूँगा, और अगले दिन फिर उसके साथ यही सलूक हो रहा होगा। तो रादर देन आप अपने स्केजुअल पे डाल के अपने आप को तकलीफ में लेके आएँ, आप मत डालें स्केजुअल पे। आप ये 10 दिन मेरे साथ साथ कम से कम इस 10 दिन हक अदा कर दें। आपको पेपर से महीना पहले 70-80% कवरेज करके बैठे हुए होंगे इंशाल्लाह। मेरी अजम्पशन क्लासेस पढ़ाते हुए ये नहीं होगी कि आपको पहले से बहुत ज़्यादा आता है। मैं तकरीबन ये अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपको नहीं आता, क्योंकि जिनको आता था वो भूल चुके हैं, और जिन्होंने पढ़ना ही अब शुरू किया है उनको तो आज से नई गाइडेंस चाहिए। तो मैं ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कोई 20% जानता है, कोई 30% जानता है, कोई 70-80% भी जानता है। ज़ीरो इज़ दैट परसेंटेज जो सबके लिए सेफ़ है। तो मैं 0% से शुरू करूँगा समझाते हुए इंशाल्लाह ताला। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कमती लॉ के साथ। एक स्टेप आगे चलते हैं, सिलेबस आउटलाइन। सिलेबस आउटलाइन बड़ी खूबसूरत सी है और हमें बड़ा क्लियर कट बताती है कि आईकेएप का क्या प्लान है। आईकेएप का प्लान ये है कि पूरे सिलेबस में स्प्रेड होकर उसने सवाल पूछने हैं। एक तो सब्जेक्ट वैसे ही मुनासिब, ऊपर से उसके अंदर चैप्टर भी थोड़े से 12, उन चैप्टर्स को भी इस तरह से प्लेस कर दिया कि स्टूडेंट बड़े आराम से प्लान कर सकता है कि वो क्या करे और किस तरह से करे। 3 ग्रेड्स हैं हमारी 15 से 20 नंबर की, 3 ग्रेड्स A, D और E। ये 15 से 20 नंबर की हैं। एक दरमियानी ग्रेड है 20 से 25 नंबर की, और एक थोड़ी सी बड़ी ग्रेड है 20 से 30 नंबर की। तो मैंने जो छोटी ग्रेड्स हैं वो इस साइड पे कर दी हैं 15 से 20 नंबर की, और बड़ी ग्रेड्स उस तरफ दिखाती हैं। तो एक ग्रेड है 15 से 20 नंबर की 1 to 5। इसको याद रखने के लिए हम करते हैं कि जी 1 to 5 वाली ग्रेड है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5, इसकी ग्रेड है 15 से 20 नंबर की। आईकेएप ने रिसेंट एग्जाम में बिल्कुल ही जुल्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ, वो एग्ज़ाम करते बनाने बैठे तो शायद भूल गए, शायद उन्हें लगा हमने ऑलरेडी सवाल डाल दिया है, तो सिर्फ एक सवाल 4 नंबर का पूछ सके यहाँ से। अदरवाइज़ 15 से 20 नंबर को वो बहुत ही ईमानदारी से फॉलो कर रहे थे, लेकिन रिसेंट एग्ज़ाम में वो फॉलो नहीं कर पाए जी। 15 से 20 नंबर की फर्स्ट ग्रेड जो कि रिसेंट अटैम्प में हमें फॉलो होती नज़र नहीं आ रही। फिर अकाउंट्स एंड डिविडेंड, इसको हम कहते हैं 9/11। ये भी याद रखना आसान है। 9/11 आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा जानते हो तो एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था 9/11 का, जिसके बाद फिर अफ़गानिस्तान और वो इराक़, इनके ऊपर फिर अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा वॉर शुरू कर दी थी कि जी इन्होंने। तो 9/11 डिविडेंड के बारे में और सालाना जो आपने गोशवारे, सालाना अकाउंट, सालाना जो इन्फॉर्मेशन जमा करानी है आपने रजिस्ट्रार को, उसके बारे में एक चैप्टर है। ये चैप्टर 9 तो बहुत ही छोटा सा है, 2 सफ़े का। जैसे इसी तरह से शेयर कैपिटल है, ये भी बेचारा 2 सफ़े का चैप्टर है। ये थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का चैप्टर है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा क्रैमिंग बेस्ड है। ये 2 की मिला के उतनी ही वेटेज है जितना 3 की मिला के वेटेज थी। आईकेएप ने कहा पहले 3 तैयार करो 15 से 20 नंबर मिलेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा 2 तैयार करो 15 से 20 नंबर मिलेंगे। फिर कह दिया 1 तैयार करो 15 से 20 नंबर मिलेगा। 7 सफ़े का चैप्टर, 7 भी कहना गलत है, 6.5 सफ़े का चैप्टर और 15 से 20 नंबर की वेटेज। ग्रेड ई की तरफ चलते हैं। 16, 16, 18, 15 से 20 नंबर का आईकेएप ने एहतराम किया है, प्रॉपर एहतराम किया है। ये बगैर सोचे कि उसमें थोड़े से ही सफ़े हैं। तो अगर आपको सारा सिलेबस आता हो तो 2 चैप्टर सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से याद करना चाहिए, दैट इज चैप्टर नंबर 12। इसे घोल के पी लेना चाहिए, 15-15, 20-20 दफ़ा इसे रिवाइज़ करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए, साथ साथ कवर करते रहना चाहिए। तो
तो चैप्टर 12 इज वाइंडिंग अप। देन आती है हमारी दूसरी वाली 2 ग्रेड्स, एक ग्रेड 20 से 25 नंबर की और एक 20 से 30 नंबर की। 20 से 25 नंबर की जो ग्रेड है उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10। जो लेफ्ट वाली ग्रेड्स हैं थोड़ी सी आसान है और जो राइट वाली ग्रेड्स हैं ना इसमें थोड़ी सी ट्रिकीनेस भी है। हमारे सिलेबस का सबसे जो ट्रिकी एरिया है वो चैप्टर 6, 7, 10 है। इधर से टेक्निकल सवाल भी आते हैं और चैप्टर 10 तो ICAP ने हमेशा सोच के रखा है कि यहाँ से ऐसा सवाल बनाना है कि बच्चे कंफ्यूज ही होते रहें कि ये रिलेटेड पार्टी का सवाल है या एसोसिएट का सवाल है। मज़े की बात है कि इस ग्रेड में चैप्टर सारे दरमियाने साइज़ के हैं। चैप्टर 6 4 सफ़े का है, चैप्टर 10 4 सफ़े का है, चैप्टर 7 समझें 4.25 सफ़े का है। तो एग्जैक्टली ये वाली ग्रेड है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयरिंग आउट हो गई है। तो चैप्टर 6, 7, 10 ये जो ग्रेड बी है इसकी वेटेज है 20 से 25 नंबर और ICAP को ये काफ़ी पसंद है। टेक्निकली जो है वो यहाँ से वो थोड़े से टेढ़े सवाल डेवलप कर रहे हैं। अगर हम ट्रेंड देखें, ये 15 से 20 फॉलो हुए, ये 15 से 20 2 अटेम्प्ट में फॉलो हुए, इस अटेम्प्ट में नहीं फॉलो हुआ, ये 15 से 20 में 16, 20 और इस अटेम्प्ट में तो बहुत ही जज्बाती हो गए, 24 नंबर के सवाल आ गए। अब आते हैं दरमियान वाली ग्रेड 20 से 25, 24, 18 और 29। तो किसी भी और पेपर में ICAP अपनी ग्रेड को जितना रिलीजियसली फॉलो करता है, सी लॉ के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। सी लॉ के अंदर वो अपनी ग्रेड्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा है। तो ये ग्रेड जो है ये आपको ये तो बता सकती हैं कि कौन से एरिया पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, कौन से पे कम, लेकिन एग्जैक्टली इस बेस पे आप ये एनालाइज नहीं कर सकते कि इस दफ़ा कहाँ कहाँ से कितने सवाल आ सकेंगे। भाई चैप्टर 1 to 5 में से 2 से नहीं पूछा, 5 से नहीं पूछा और 4 नंबर पूछा, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना है। वो किसी ना किसी ऐसे चैप्टर से सवाल आ जाएंगे जिसको आप गैर ज़रूरी कंसिडर कर रहे होंगे, वहाँ से सवाल पूछ लेंगे। तो इन 12 चैप्टर्स में से कहीं से छोड़ना कुछ नहीं है। फिर हमारी सबसे बड़ी ग्रेड आती है डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और मीटिंग्स। ये ICAP के मुताबिक 20 से 30 नंबर की ग्रेड है। अगर आप देखें तो पहले तो तकरीबन इनके दरमियान की एवरेज आ रही थी, इस दफ़ा जो है ना यहाँ से जब नंबर निकले तो इन 2 ग्रेड्स पे स्प्रेड हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ICAP अपने पेपर में अपनी ग्रेड्स में से सिलेबस को फैला के पूछ रहा है और इन 12 के 12 चैप्टर्स में हमारे पास कोई चोर रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। डन। पेपर का पैटर्न क्या है? 15% MCQs और 85% सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नीचे मैंने एक जुमला लिखा हुआ है जो एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ ICAP की सिलेबस आउटलाइन में। ICAP जब इस पेपर को पहले एक्सप्लेन किया करता था या इस तरह के पेपर को पहले एक गाइडलाइन में एक्सप्लेन करता था तो नीचे वो ये लिख देते हैं कि नॉलेज बेस इतना और एप्लीकेशन बेस इतना। बट शायद उन्हें डर लगा कि हम कई दफ़ा उसे फॉलो नहीं कर पाते तो ऐसा ना हो कि बच्चे कहें जी आपने लिखा था आपने फॉलो नहीं किया। तो इस वक्त जो गाइडेंस है वो ऊपर वाली गाइडेंस देते हैं कि 15% MCQ और 85% ये नहीं बताते। ये ICAP की एक पुरानी प्रैक्टिस है कि वो इस तरह के पेपर्स में जिसमें लॉजिक और रट्टा दोनों होते हैं 40% रट्टा और 60% लॉजिक पूछता है। सी लॉ के अंदर ये वेटेज थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, रट्टा ज़रा ज़्यादा है, जबकि आपको बताने वालों ने बताया होगा कि लॉजिक थोड़ी ज़्यादा है। चूँकि जो बता रहे होते हैं परेशान हो गए वो तो आपको बताएंगे कि जी इस पेपर में 115 नंबर के तो सिनेरियोज आते हैं, ठीक है। 115 नंबर बताने वाला तो फिर इस हाइप पे चला जाता है ना कि वो तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ। और ऊपर से स्टूडेंट्स को एक बड़ी शदीद आदत होती है, क्लास में टीचर की कभी भी नहीं सुनते और अपने रूममेट की हमेशा सुनते हैं। वो रूममेट खुद 2 अटेम्प्ट से फेल हो रहा होता है, वो आपसे कहते हो तुम क्या कर रहे हो सी लॉ में, और नहीं ऐसे करोगे तो फेल हो जाओगे। आप फॉलो कर रहे होते हैं टीचर की एडवाइस। तो बच्चा हमेशा टीचर की एडवाइस वर्सेस एक बहुत ही सिंसियर किस्म का अपना रूममेट, उसमें रूममेट की एडवाइस को ज़रा ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं। ऊपर से खुदा ना खास्ता फेसबुक पे एडवाइस हो तो वो तो और ज़्यादा पक्की चीज़ होती है। स्टूडेंट हमेशा सामने की एडवाइस को छोड़ के हमेशा इर्द गिर्द से एडवाइसेज इकट्ठी करता रहता है।
कुछ स्टूडेंट्स पूरा सेशन नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं, फलाना टीचर के नोट्स, फलाना टीचर के नोट्स, फलाना टीचर के नोट्स, उसके पास पेपर, उसके पास पेपर, उसके पास पेपर, उसके फ्लो चार्ट, उसकी डायग्राम, उसकी चीज़, उसके डेज की वर्किंग, उसकी फलाना फलाना, और एंड पे कहते हैं कि मेरे पास इतना माल इकट्ठा हो गया, मैं अगली दफ़ा जब पेपर तैयार करके दे रहा हूँगा ना, मैंने पेपर पास कर लेना है। और कुछ बेवकूफ़ से स्टूडेंट होते हैं, खामखा अपने टीचर की हर बात को मान रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि जब इस टीचर के पास हमने एडमिशन लिया है और इस टीचर ने हमें पढ़ाने का ठेका उठाया है तो ये हमें पढ़ाएगा, तो ये इंशाल्लाह ताला हमें सही भी पढ़ा रहा होगा। तो हैरत होती है कई दफ़ा कि स्टूडेंट को आप एडवाइस देते हैं और अगले दिन वो अपने किसी बहुत ही दानश्वर किस्म के दोस्त से मशवरा लेके आता है। तो अभी वो बीलो के अंदर भी मैंने एक गाइडेंस दी, मैंने कहा जी आप ये रजिस्टर वाला काम इस तरह से, तो एक बच्चे ने वहाँ से आवाज़ दी कि सर वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं कहा तो फिर आप अपने दोस्त की मान लें, वो ज़रा ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा सीनियर आदमी होगा, उसका ज़रा ज़्यादा तजर्बा होगा, तो टीचर को शायद ज़्यादा नहीं पता होगा। तो कम से कम एक अटैम्प्ट तो टीचर की मान लें, मतलब एटलीस्ट जिस अटैम्प्ट में गरीब के सब स्टूडेंट का मेरिट आया है, कम से कम उस अटैम्प्ट तो समझ लें कि शायद ऐसे कुछ आता होगा गरीब को, शायद कुछ अच्छी बात ही करता होगा। तो अगेन बहरहाल मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरे पास सबसे ज़्यादा ही है। हालांकि मुझे कभी भी पसंद नहीं आया ये सब्जेक्ट, मुझे पसंद ज़रा लॉजिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसमें लॉजिक बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है, क्योंकि फाइनल का जो कॉर्पोरेट लॉ है, जो उसके वालिद ग्रामी है, उसके ऊपर काफ़ी जो है वो स्ट्रेंथ है। और उसके अलावा कंपनी लॉ जब पहले अकेला होता था तब भी, और जब जुड़ा तब भी, और उसके बाद जब दोबारा अकेला हुआ तब भी, इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम करके कोशिश ये की है, लेकिन ज़िंदगी आसान करके, बजाय इसके कि मैं आपको बार बार डराऊँ। एक चैप्टर करने के बाद मैं आपसे कहूँ ये 50 सिनेरियोज़ हैं, ज़रा आप इन्हें करें, और उसके बाद फिर आप उसमें कलाबाजियाँ खा के जो मेन कॉन्टेंट है उसको भूल जाएँ। हम सारा सिलेबस करेंगे इंशाल्लाह, आपको पास पेपर्स की वीडियोस मिलेंगी, जिससे जो असल में आईकेएप ने पूछा आपको वो पता लग जाएगा, रादर देन कि मैं आपसे कहूँ कि आईकेएप ने तो नहीं पूछा, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से समझ जाएँ कि आपको चीज़ें आ जाएँ। तो इस तरह से आपको परेशान करना मकसद नहीं है। हाँ, जिस वक्त आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाए और आप कहें सर मैंने पास पेपर्स भी कर लिए, आपने सिर्फ एक ईमेल करके कहना है कि सर मैंने पास पेपर 100% कंप्लीट कर लिए हैं, मुझे कोई 50-40 और सवाल दे दें प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको अपने पास से डाटाबेस में से निकाल के दे दूँगा। उन लोगों के लिए जिन्होंने सब तैयार कर लिया है, रादर देन मुझे कल ही एक ईमेल आई हुई हो सर मेरा सब तैयार है, मुझे डाटा तो देना, फिर उठा के सवाब के तौर पे फेसबुक बांट देगा, आब्दी साहब ने 50 मुजर्रब नुस्खे और दे दिए। इनको करने से जो है वो आप यकीनन पेपर में कामयाब हो जाएंगे। तो वो एडवांस यूज़र्स के लिए एडवांस सवाल वो होंगे जब आप प्रैक्टिस अच्छी खासी कर चुके होंगे, क्योंकि मेरे पास फाइनल के सवालों का इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है, वो ऑब्वियसली टेक्निकली भी बड़े सवाल हैं और वो चैलेंजिंग भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो समझ लें, क्योंकि आपसे पेपर में सवाल उस लेवल का आना है जिस लेवल के कैफ के सवाल होते हैं, और कैफ में ख़ास लेवल से ज़्यादा आईकेएप ऊपर नहीं जाता। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। डन। तो नॉलेज बेस 40 एंड एप्लीकेशन बेस 60, मैं इसको कह सकता हूँ तकरीबन 50-50 फॉर दिस पेपर, तकरीबन 50-50। बुक्स कौन सी फॉलो की जाएँ? जो मर्जी बुक फॉलो कर लें, कोई मसला नहीं। आईकेएप की किताब हो उसमें भी वही सब दिया हुआ होता है, किसी भी टीचर की किताब हो उसमें वही दिया हुआ होता है, किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स हो उसमें भी वही दिया हुआ है, किसी टीचर के डिटेल नोट्स हैं उसमें भी वही दिया हुआ है, किसी ने डायग्राम बना के समझाया हुआ है तो भी ठीक है, किसी ने टेबल बना के समझाया हुआ है तो भी ठीक है। बस किसी एक को फॉलो कर लें, रादर देन के वो जो है ना वो आप बैठ के कंपैरिजन ही करते रह जाते हैं कि हाँ ये टेबल उस वाले टीचर का अच्छा है, ये फ्लो चार्ट उस वाले टीचर का अच्छा है, ये फलाना। किसी एक को उठा के, किसी भी एक को उठा के, लेकिन फिर उसे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हर किताब का अपना एक पैटर्न होता है, हर किताब एक तरीके से लेके चल रही होती है। तो जो भी आप उठा के जो भी बुक से फॉलो कर लें, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारी किताबों में वही कंटेंट दिया हुआ है। हाँ, आईकेएप की किताब थोड़ी डिटेल ज़्यादा होती है। आईकेएप की किताब में पहले उसको समझाते हैं, फिर पैराग्राफ में चीज़ों को लिखा होता है, फिर बीच बीच में एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बीच में आ जाते हैं। तो 1.5-2 सफ़े पढ़ने के बाद आपको पता ही लगता है कि काम की बातें सिर्फ 6 लाइनों में लिखी हुई है, और वो भी इतना मोटा सा पैराग्राफ होता है, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल होती है। टीचर्स ने क्या किया होता है, अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने नोट्स में उसको थोड़ा स्मार्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया होता है। तो अगेन आप आईकेएप की किताब से करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने आज तक आईकेएप की किताब इस वक्त तक यूज़ नहीं की तो अब इस वक्त मत तजर्बा करें, इस वक्त आप लाजमी नोट्स वाली किताबों की तरफ जाएँ।
तो जो मेरी किताब नोट्स वाली है, वो जो जिस ग्रुप का मैंने जिक्र किया, उस ग्रुप में जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर वो नोट्स वाली किताब, उसमें पास पेपर, सोल्यूशन, वो सारी चीज़ें भी आपको सॉफ्ट में मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि लाजमी आप मेरी किताब लें और इसलिए कि आप जाएँ और फिर बुक शॉप से किताब खरीदना शुरू कर दें, कोई चक्कर नहीं है। सॉफ्ट कॉपी आपके पास अवेलेबल होगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज बस डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी किताब करनी है। फिर जो एक किताब डिसाइड कर लें, भले वो ICAP की किताब हो, भले वो टीचर की किताब हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे से पूछेंगे, जाहिर है अगर एक टीचर से पूछेंगे तो ऑब्वियसली उसको अपनी ही किताब सबसे अच्छी लगेगी। अगर मेरे से पूछेंगे कोई अल्टरनेट, मैं कहूँगा अगर सेशन का स्टार्ट होता तो ICAP की किताब को पढ़ के ज़रा आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। अब सेशन बीच में है तो आप मेरी वाली किताब भी यूज़ कर सकते हैं, आसिफ साहब की किताब भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैं एक अगर बेहतर अल्टरनेट आपको बताऊँ कि ठीक है जी, मतलब मैं जिस किसी और दूसरे ऑथर को मानता हूँ कि वो अच्छी वर्किंग करते हैं, वो सर आसिफ हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से वो भी नोट्स बनाते हैं, तो आप मेरी वाली बुक यूज़ कर लें या सर की बुक यूज़ कर लें, सेम थिंग। अब पता लगे कि आज जो है ना वो मेरे स्टूडेंट का सर ने आसिफ साहब की किताब भी कहा है, तो चलो वो ज़रा जाके देखते हैं। तो चेंज इस वक्त नहीं करना, जो भी किताब आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको, कहने का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी भी और किताब की तरफ जाऊं, तो अगर मेरी किताब से हटके कहीं और जाना है तो मैं आपको किसी बेहतर जगह का रास्ता बताऊं ना, रादर देन कि आप कोई भी चीज़ उठा के, किसी भी स्टूडेंट के कंपाइल की हुई कोई भी वर्किंग उठा के आप यूज़ कर लें। क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्किंग बहुत सारे फाइनलिस्ट ने भी की होती है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे जो है वो अपने तरीके से अपने आप को भी थोड़ा सा वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हर किसी किताब को मत यूज़ करें। जो अच्छी किताबें जो चल रही हैं मार्केट में, तो ये दो किताबें, मेरी और आसिफ साहब की किताब, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन के पास ये दो किताबें होती हैं। तो इनमें से कोई भी एक किताब आपके पास है, आप सेफ हैंड्स में है। बस जिस किताब पे हैं उस किताब को सही से फॉलो करें। इस किताब के बाद मज़ीद फेसबुक पे मौजूद जो लोगों के डाटे एनालिसिस और वो हैं उसकी तरफ मत जाएं, वरना तो आप सिर्फ डाटा इकट्ठा करते रहेंगे। डन। देन ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? आइडियली टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको ये मशवरा ज़रूर देता कि आप जो पढ़ें उसे साथ साथ लिखें। पूरे सेशन में जब टाइम ज़्यादा होता है तो मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि अगर एक चैप्टर आप याद कर रहे हैं बार बार और बार बार भूल रहा है, तो एक दफ़ा हो सके तो उसको लिख लें। जब आप लिख लेंगे तो लिखे हुए चैप्टर को याद करना थोड़ा सा आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लिख के और दोबारा किताब उठा के याद कर लें, अपने रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिखें, अपने ही रजिस्टर को पकड़ें और उसी से याद करें। ये जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना, इनका एक अलग इमेज होता है। आपको इर्द गिर्द हर तरफ कंप्यूटर की लैंग्वेज नज़र आ रही है। ये सारी कंप्यूटराइज राइटिंग है, टाइपिंग वगैरह, प्रिंटिंग। और एक ये है कि आपका अपना रजिस्टर और उसमें आपने 2 कलर से लिखा हुआ है। आपकी अपनी वो हैंड राइटिंग, जो जैसी हैंड राइटिंग कहीं और मिलती नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जगह साफ़ सुथरी राइटिंग होती है। तो अपनी हैंड राइटिंग से दोस्ती ही अलग होती है, उसके साथ शनासाई और है। परसेप्शन ये कहती है कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं ना दिमाग में अलग जगह घेर लेते हैं। तो अपनी लिखी हुई हैंड राइटिंग दिमाग में जल्दी बैठ जाती है और देर तक बैठी रहती है। और उस तरह की किताबें जो आपको हर तरफ नज़र आ रही हैं, उसको आप बार बार देखेंगे तो आपको हमेशा अजनबी सी लगेंगी। तो अपनी हैंड रिटन चीज़ों को याद करना आसान होता है, बट अगर कम टाइम है तो इस तरफ मत जाएं। हाँ, यूँ कर लें कि छोटे छोटे चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल चैप्टर 9 है, छोटा सा 2 सफ़े का चैप्टर है और टेक्निकल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, उसको लिख लें। चैप्टर 12 है, 6.5 सफ़े में अगर आपके 15 से 20 नंबर कैद है और हर दफ़ा आने हैं तो 6.5 सफ़े तो लिख ही लेंगे। मेरी किताब का एक सफ़ा आप आधे घंटे में लिख सकते हैं, तो 6.5 सफ़े का मतलब 3.25 साढ़े 3 घंटे। 3.25 साढ़े 3 घंटे आप स्पेंड अगर नहीं करना चाहते एक ऐसे चैप्टर पे जिसने आपको 17, 18, 16, 17 नंबर देने हैं। फॉर एग्जांपल FR1 का एक टॉपिक हो जिसमें से 15 नंबर का सवाल आता हो, तो सोचें आप उसको महीना लगा देते हैं उससे। तो थ्योरी में अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 6.5 सफ़े में से आपके 15, 16, 17 नंबर आ जाने हैं, तो इतना तो उसका हक बनता है कि कम से कम उसको लिख के किया जाए। तो अगर टाइम मिले तो सारा लिखें, टाइम नहीं मिलता तो सिलेक्टेड लिखें, और अगर लिखने से आपको लगता है कि आपकी रिटेंशन बेहतर हुई तो ज़रूर लिखें। आप ये देखिए, हमारे जो मसले थे ज़्यादातर उसमें रिटेंशन एंड क्रैमिंग, हैवी नेबर्स, शॉर्टकट इसलिए लगा रहे हैं कि चीज़ पूरी तैयार नहीं हुई होती। हैवी नेबर्स मौजूद हैं तो सीलो की तरफ इसलिए नहीं जाते कि सीलो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। रिटेंशन और क्रैमिंग ये तो मसला है ही। ICAP के सवाल कैसे करें, इन सारों का एक ही सलूशन है, लिखना। अपना ही हैंड रिटन रजिस्टर जिससे आप रिवाइज़ करेंगे। मैं आपको बताऊँ, एक चैप्टर आप 10 दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो भी इतना अच्छा रिवाइज़ नहीं होगा। अपने हाथ से लिखा होगा 2 दफ़ा रिवाइज़ करने पे बहुत अच्छा रिवाइज़ हो जाएगा।
और एक और चीज़ है, आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी थ्योरी, वरना थ्योरी में तो लोग सिर्फ पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, पेपर वाले दिन आई कैप में बैठ के लिखने की आदत डालते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ अच्छा नहीं लिखा जा रहा होता। टीचर बेचारा वीक में एक टेस्ट लेता है, उस दिन छुट्टी मना लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिखा या लिखने की आदत नहीं है तो कम से कम रजिस्टर पे लिखने से आपके ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एक चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ, दोबारा कहने में भी कोई हर्ज नहीं है, अकाउंटिंग में टीचर क्लास में सवाल कराता है और आप साथ साथ सवाल कर रहे होते हैं। टीचर घर से होमवर्क देता है कि सवाल करके आना, आप घर जाके भी सवाल कर रहे होते हैं। जब अगले दिन क्लास में डिस्कशन होती है तो भी सवाल कर रहे होते हैं, जब टेस्ट होते हैं उसमें भी सवाल कर रहे होते हैं, जब घर बैठ के खुद से पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो भी सवाल कर रहे होते हैं, और जब पेपर में जाते हैं तो भी सवाल कर रहे होते हैं। सेम पैटर्न है। थ्योरी में क्या होता है, क्लास में सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, घर जाके पढ़ रहे होते हैं, रिवाइज करते हुए रट्टा मार रहे होते हैं, पास पेपर्स के सवाल देख के जवाब पे फ़ौरन से पहुंच रहे होते हैं। दरमियान में जो प्रोसेस है उसको इग्नोर करके कि सवाल को देख के जवाब पहले सोचना है, फिर जब आंसर पे पहुंचना है, सवाल को देखते ही जवाब पे पहुंचते कहते हैं आहा यही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो वो भी कबाड़ा हो जाता है, और टेस्ट वाले दिन छुट्टी कर रहे होते हैं। तो ना क्लास में आपने हाथ से लिखा, ना घर जाके हाथ से लिखा, ना रिवीजन के वक्त हाथ से लिखा, ना टेस्ट के वक्त हाथ से लिखा, ना पास पेपर्स के वक्त हाथ से लिखा, और पेपर में क्या करना है, हाथ से लिखना है। पेपर में आपसे ज़बानी नहीं सुनना, आपसे लिखवाना है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत डालें। अब बजाय इसकी कि आप हर चीज़ उठा के बिला वजह लिखना शुरू कर दें, वाई नॉट एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न पे आप आएँ और जो चैप्टर आपका तैयार हुआ है, जो चैप्टर क्लास में कवर हुआ उसको घर में लिख लें। बड़े चैप्टर से शुरू करेंगे तो मायूसी होगी। मैं अगर आपको कहूँ चैप्टर 1-2 से लिखना शुरू कर दें, आपने तीसरे दिन फुस हो जाना है। ऐसा ना करें, छोटे छोटे चैप्टर्स लाजमी लिखें। यानी अगर मैं चैप्टर्स की लिस्ट में बात करूं तो आप ये बड़े आराम से लिख सकते हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 9 आराम से लिख सकते हैं, चैप्टर 12 दरमियाना से चैप्टर है लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है ये तो लाजमी लिख लेना चाहिए। इधर चैप्टर 4 लिख सकते हैं, इधर ये तीनों लिख सकते हैं। 4-4 सफ़े के चैप्टर हैं बेचारे। तो अगर इतना भी टाइम नहीं है ज़िंदगी में आपके पास कि आप 4 सफ़े भी लिखते हुए सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर तो बड़ा जुल्म है। फिर तो आपने तय कर लिया है कि सीलॉ जो है वो आप इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, ये अगली दफ़ा सही, और जब इस दफ़ा इसे पास करना है तो थोड़ा सा इसको कर लें। क्योंकि थ्योरी का एक और बड़ा अलमिया है जो कि लोगों को नहीं समझ आता। थ्योरी ना पढ़ रहे होते हैं आप, और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आंखें पढ़ रही होती हैं, दिमाग कहीं और होता है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आपने किताब खोली और आपके जहन में अचानक से आया कि वो नोटिफिकेशन आई थी 2 मिनट पहले, वो देखी नहीं अभी तक, पता नहीं किसी ने खामखा मेरी तस्वीर पे आके वो कमेंट ना कर दिया हो। आप फ़ौरन से वहाँ जाएंगे, फेसबुक पे वो तस्वीर का कमेंट वगैरह देख के फिर वापस आके किताब खोली, पढ़ना शुरू किया, मैं सीए क्यों कर रहा हूँ। अब वो दिमाग घूम जाएगा आपका कि मैं सीए ही क्यों कर रहा हूँ। अब आप बड़ी देर तक सोचते रहेंगे मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं शायद किसी ने कहा था मुझे, चलो खैर है जो भी है ना, अभी तो पेपर तैयार करना है। जैसे ही वो किया, एमएफए में सर ने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ओ भाई जो सामने उसे तो पढ़ लो। ये एक सफ़ा पढ़ने में आपको 3 घंटे लगेंगे, और एंड पे ये सफ़ा आपने नहीं पढ़ा होगा, आपकी आंखों से सिर्फ गुजरा होगा, रास्ते में दिमाग तक जाते जाते तो इतने दरमियान में पैगामात आ गए। अब सोचें लिखना क्या करता है। जब आपने एक चीज़ लिखनी होती है ना तो आपकी आंखें इंतहाई ईमानदारी से उसे पढ़ के दिमाग को बताती हैं कि मैंने पढ़ा क्या। दिमाग बहुत ही ईमानदारी से आपके हाथ को बताता है कि लिखना क्या है। आंखें ईमानदारी से ऑडिट करती हैं कि क्या हाथ ने वही लिखा जो मैंने दिमाग को बताया था। जब आप लिख रहे हैं तो आंखें दोबारा उसे चेक कर रही हैं और फिर दोबारा उधर पढ़ के किताब की तरफ पढ़ के और उसको देख रही हैं कि क्या वाकई ही ऐसा ही है। टेक्निकली आप एक सफ़ा किताब का अपने पास लिखें, आधा सफ़ा आपके जहन में आ चुका होगा लिखते वक्त ही, और किताब में वो सफ़ा आपने 15 दफ़ा भी पढ़ा होता तो उसका वो इमेज ना बनता। तो जब आप एक चीज़ को लिखते हैं ना तो आपका दिमाग आपको पढ़ने के ऊपर भी मजबूर करता है। तो जो पढ़ते हुए लिखते हैं जो लोग साथ, उनकी रीडिंग भी बेहतर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है। क्लियर? तो अगर हो सके, जहाँ जहाँ हो सके, ये लिखने वाली आदत डालें, लिखने वाला काम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से आप चीज़ों को लेके चल सकें। एक स्टेप आगे चलते हैं।
ओवरऑल अब हमने क्या करना है, ओवरऑल करना ये है कि डेली जो लेक्चर होगा हमने उसे पढ़ना है, घर जाके कम से कम किताब से उसको अपनी आंखों से गुजार लेना है एक दफ़ा। अगर वो छोटा चैप्टर है तो उस दिन हिम्मत करके उसे थोड़ा सा लिख लेना है। अगर चैप्टर ख़त्म हुआ है तो देखना है कि क्या उसकी वीडियो हमसे शेयर हो गई है पास पेपर्स की। अगर वीडियो शेयर हो गई है तो उस वीडियो ने आपको बचाना है। वीडियो को फिल्म की तरह नहीं देखना होता। अक्सर लोग पास पेपर की वीडियो को भी फिल्म की तरह प्ले करके देख लेते हैं और फेसबुक पे जाके कह देते हैं कि हाँ मेरे पेंडिंग लेक्चर्स कंप्लीटेड, मैंने सारी वीडियो लेक्चर्स भी देख लिए और सारे वीडियो पास पेपर्स भी सुन लिए। शुक्र है उसमें हमने तीसरा टिक नहीं लगाया कि मैंने सारे टेस्ट भी आंखों से देख लिए हैं। तो ये ऐसा ना किया करें। ये जो वीडियोज़ है ना, ये देखने से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। आप पहले समझते हैं, फिर खुद अपनी आंखों से किताब में पढ़ते हैं, और तीसरी चीज़ लिख लिया तो कमाल बात है, लेकिन चूंकि कम टाइम है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप वाकई बड़ा अच्छा लिखें या उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चला जा सके। क्लियर? तो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स थी जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये सब्जेक्ट अभी भी डूएबल है। अगर आपने अभी तक नहीं इसे पढ़ा तो फिर तो ये 10 दिन, आज का दिन तो तकरीबन ख़त्म होने को है, 10 दिन आपने सिर्फ सी लॉ करना है। तो ये 10 दिन भी अगर आपने 6 महीने नहीं पढ़ा तो ये 10 दिन भी आपके सेवियर हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि घर जाके आपने 18 घंटे पढ़ना है। हम हर दिन उतना पढ़ेंगे जितना घर जाके 3 से 4 घंटे में आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और जिनको पहले से आता है वो एक दफ़ा क्लास में साथ साथ चलें। वो लोग जिनको लगता है कि जी मुझे तो सी लॉ पता है, मुझे क्या ज़रूरत है इस क्रैश कोर्स की, तो ठीक है, वो कम से कम क्लास में बैठें। मैं जब एक कॉन्सेप्ट शुरू करने लगूँ तो उनके जहन में वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मेरे बोलने से पहले वो चीज़ें उनके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए। मैं अगर एक लिस्ट बताऊँ तो लिस्ट में एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले आपके जहन में वो लिस्ट आनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपको एक रिविज़न की ज़रूरत है। आप घर बैठ के देखें ना, एक दिन तो तकरीबन गुजरने को है, 10 दिन 1.25 घंटे का मतलब कितने टोटल आवर्स? 12-13। आप 12-13 आवर्स में क्या इस पूरे सिलेबस को खुद से रिवाइज कर सकते हैं? आप करने भी बैठें तो आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। क्लास में कम से कम मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मैं तो सही फोकस से पढ़ा रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो नहीं तो आप डेली बेस पे लेक्चर अटेंड करें और फिजिकली आके कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो फिर फोकस के साथ इस लेक्चर को, ऑनलाइन वालों को बता दूँ, इस लेक्चर को 1.5 नहीं करना। ये पहली तेज़ रफ्तार में। अब 12-13 घंटे भी अगर आप ज़िंदगी के देने को तैयार नहीं और उसको भी 1.5 और 2 पे करके 6-7 घंटे पे करके और एक टिक लगाने के लिए तैयार हैं कि लो जी आब्दी साहब का क्रैश कोर्स भी मैंने तेज़ी से देख लिया है, अब तो मेरे सारे प्रोटोकॉल्स पूरे हो गए, तो ये काम नहीं करना। समझ के करना है, अच्छे तरीके से करना है। डन? ठीक है जी, चीज़ों को लेके चलते हैं। यहाँ पे कोई सवाल, कोई परेशानी अभी तक हमारे पैटर्न को लेके, क्या होगा, कैसे होगा? जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वो डेली जाके टेस्ट दे सकेंगे, उनका टेस्ट चेक होकर उन्हें मिल जाएगा। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको डेली टेस्ट की एक्सेस हो जाएगी, टेस्ट उनके साथ सॉफ्ट में शेयर हो जाएगा। अगले दिन उनसे 1 दिन के फासले से सोल्यूशन भी शेयर हो जाएगा ताकि वो अपने तौर पे उसको कवर कर सकें। ये उनसे शेयर होगा जो उस ग्रुप में आ जाएँ। कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी न किसी स्लाइड पर ना उसका QR कोड यहाँ पर क्लास में ला के डिस्प्ले कर दूँगा, तो अगर आप में से कोई उसमें कनेक्टेड नहीं है तो QR कोड को स्कैन करके वो उस ग्रुप में जा सकेगा। जी भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल। अगेन मैंने कहा कि 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जो यहाँ ऑलरेडी एनरोल हुए हुए होंगे, तो TAs को मैं पाबंद कर सकता हूँ कि भाई ये हमारा बच्चा है, इसको आपने चेक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। एक स्टूडेंट जो एनरोल ना हुआ इस सब्जेक्ट में, उसको फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम सॉफ्ट में टेस्ट और सॉफ्ट में सोल्यूशन फॉरवर्ड कर रहे होंगे। आप आइडियली क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक दोस्त को साथ जोड़ लें कि यार डेली टेस्ट मैं करके तुम्हें चेक कराया करूँगा, तुम करके मुझे चेक कराया करो। सोल्यूशन को सामने रखें, बेंचमार्क के तौर पे एक दूसरे के किए हुए उसको चेक करें। अब अगर आप कहेंगे नहीं सर वो आप लोग चेक कर देते तो क्या ही कमाल होता, तो हम आपको एक एंड पे बड़ी असेसमेंट ज़रूर दे देंगे। जिस दिन ICAP में एग्ज़ाम है, फ्राइडे को ICAP में जब ये पेपर होगा उससे ठीक 2 हफ्ते पहले यहाँ एग्जैक्टली ICAP वाले टाइम पे हम एक मॉक कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। उस मॉक में चाहे स्टूडेंट एनरोल्ड है या नहीं है, जो लोग आके मॉक दे रहे होंगे उन सारों के मॉक्स चेक होकर उनको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वापस मिल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश यही होगी कि आप लोग जो है वो जो मॉक में आएँ तो उन मॉक में सबको फैसिलिटेट किया जाए। डेली टेस्टों में अगर मैं सारे TAs को पाबंद करूँगा तो फिर बेचारे बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि कोई ट्रैक नहीं होगा।
कोई ऑनलाइन क्लास सुन के भी जो है वो अगले दिन आके और वो भी टेस्ट दे रहा होगा, तो वो भी बेचारे वो सारे कागज़ वही सारी चीज़ें हैंडल करते रह जाएंगे। तो डेली टेस्ट और सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, पास पेपर्स की वीडियोस आपको साथ साथ प्रोवाइड हो रही होंगी उस ग्रुप में। असल में हमने क्रैश कोर्स का वो जो एक और ओवरऑल ग्रुप बताया जिसमें सारी चीज़ें, जिसमें सारे क्रैश का हम इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन ही डालेंगे। हम इन्फॉर्मेशन डालेंगे सी लॉ के अपने ग्रुप में, ताकि मेन ग्रुप में ऐसा ना हो कि हर वक्त ही लोग आवाज़ार बैठे होंगे जी, हर वक्त ही यहाँ पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है और शायद हर किसी को वहाँ कंपनी लॉ से कोई लेना देना नहीं। तो जो ओवरऑल ग्रुप्स हैं वहाँ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, और जो सी लॉ का स्पेसिफिक ग्रुप है मैं आज एक दफ़ा इनको कह दूंगा, बल्कि आप भी याद रखिएगा, उन ओवरऑल ग्रुप्स में हम आज फिर से सी लॉ और बी लॉ की जो अपने ग्रुप्स के वो हैं लिंक वो फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि लोग उसे ज्वाइन करके उस रेलिवेंट ग्रुप में आए। क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त आप सब लोगों के साथ किसी एक कॉमन जगह पे कम्युनिकेट करने के लिए एक अच्छा टूल है कि वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स उनको शेयर कर लिया जाए। जो क्लास में आ रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ QR कोड दिखा दूंगा। मेरे ख्याल में आप में से 90% लोगों के मोबाइल बहरहाल ऐसे हैं कि जो वो QR कोड को स्कैन करें तो उनका लिंक आ जाए, नहीं तो लिखी हुई फॉर्म में तो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहा होगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है जी, कोई और सवाल, कोई और कन्फ्यूजन? जी, पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने पास पेपर देखा करने, चैप्टर करने के बाद पास पेपर देखे, सॉल्यूशन पहले दिमाग में बनाना है, फिर किताब के एंड पे जो दिया हुआ उसे देखना है। फिर भी नहीं समझ आया, आप कहते हैं ये क्या बात है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो हमारी चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो होगी पास पेपर डिस्कशन की, वो आपको अलग से मिल रही होगी। उसके साथ फिर आपने अपने आप को मैच कर लेना है, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उस टॉपिक पे मैंने क्या डिस्कशन की थी, उसको किस तरह से चीज़ें देखना था। अब सवाल ये कि उसकी हम प्रैक्टिस कब करें, अभी नहीं, लास्ट मंथ जब आपका होगा, और उस वक्त आप जब भी अपना रजिस्टर उठा के या जैसे भी किसी चैप्टर को रिवाइज किया करेंगे, आइडियली हर चैप्टर के 3 सवाल हाथ से लिख के करना है। 3 सवाल सेशन एंड पे मुझे कहेंगे तो मैं उन सवालों की लिस्ट भी दे दूंगा कि जो मेरी नज़र में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप कोई से भी 3 सवाल हर चैप्टर के उठा के हाथ से लिख लेते हैं तो थोड़ा सा हाथ चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आपने ज़बानी कम और लिख के ज़रा ज़्यादा काम करना है। डन जी। आतिफ अब्दी ACA है या आतिफ अब्दी FCA है? यहाँ ACA लिखा हुआ है और यहाँ FCA लिखा हुआ है। मैंने ईमेल बनाते हुए जो है ना, मैं FCA के एलिजिबल हो चुका हूँ, लेकिन मेरा 1 साल ऐसा गुजरा जिसमें मुझे पता ही नहीं था कि मेरी फ़ीस जमा ही नहीं हुई हुई। तो बाद में उनके एक रिमाइंडर से पता लगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ फ़ीस जमा करा दी थी, उस वक्त वेबसाइट में कोई एरर आया था, मैं अपने और काम में मस्त हो गया, तो पता ही लगा कि मैं अभी जो है ना वो उस दौड़ में। फिर FCA अगर आप अपनी फर्म बनाई हुई हो तो आप 5 साल में FCA हो जाते हैं, फर्म नहीं बनाई हुई तो आप 10 साल में, वो भी वो वाले 10 साल जब आप रजिस्टर रहे हो। तो मैं जिस वक्त क्वालिफाई हुआ था उस वक्त भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी रजिस्टर होने की, तो वो कोई 2-3 महीने बाद किसी ने मुझे कहा कि भाई वो आपके कॉलेज के ब्रोशर पे ACA लिखा होता है, आप रजिस्टर्ड भी हो, तो मैं रजिस्टर भी लेट हुआ, तो इसलिए अभी मैं FCA नहीं हुआ। फिर जब ईमेल मेरा हैक हुआ था और पिछले बड़े साल से चल रहा था, तो मैंने सोचा कि एक ऐसे ईमेल बनाऊँ जिसने देर तक चलना है। जब देर तक ही चलना है तो जब साल के अंदर अंदर मैंने FCA हो ही जाना है, और बच्चे अपने बिगिनर फेज़ में अपने ईमेल में FCA लिख देते हैं, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो मैं मतलब लिख देता हूँ FCA, अगले साल से मेरे काम आना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल ये बात बड़ा इन्होंने पॉइंट आइडेंटिफाई किया पूरे सेशन में, पूरा पता नहीं हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, तो उन्होंने उसके अंदर जो है ना ये देखा, और बिल्कुल सही है वाकई, मतलब इतना करीब कि यहाँ ACA लिखा हुआ है और यहाँ ईमेल के अंदर FCA लिखा हुआ है। तो भाई की नज़रें भी जो है ना मजबूत हैं। किताबों के ऊपर मेरा पुराना ईमेल दिया हुआ है जो हैक हो चुका है, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। तो आतिफ अब्दी FCA@gmail मतलब इज़ दैट ईमेल जिस पे आप पर्सनली भी डेली सवाल अगर कोई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन दिनों जब रिवीजन्स चल रही होती हैं, लोग एंड पे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली अपनी ईमेल्स को रिप्लाई करूँ। हाँ, वीकेंड पे अगर कोई ईमेल आई है और मिस हो जाए, जैसे अभी वीकेंड पे मेरे पास कोई 12-13 ऐसी ईमेल्स हैं जो नहीं आंसर हो सकी, वो मैं आज आंसर कर रहा हूँगा। तो कोई भी सवाल आप अलग से करना चाहें डायरेक्टली तो आप इस ईमेल पे कर सकते हैं, और अगर आप ईमेल से कंफर्टेबल नहीं है, व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल हैं, तो फिर टीम का हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर है 03 4 दफ़ा 0 और फिर उसामा लेटर टाइप करना है 67262। तो ये एक टीम व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो भी सवाल भेजेंगे वो मेरे तक भी पहुँचेगा। और अगर सवाल सीधा है, फॉर एग्जाम्पल कल टेस्ट है या नहीं, ये ऐसा सवाल है जो मेरे तक ना भी पहुंचे और बीच में आंसर हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने कहा कि मेरा ये सवाल सर तक पहुंचाना है और सर इसका जवाब दें तो मेरे तक आएगा। और डायरेक्टली सवाल पूछना है तो ये ईमेल मेरे पास है, ये खुद ही मैं ओपन करूंगा, खुद ही मैं इसे देख के रिप्लाई करूंगा। अगर आपने लिखा है कि सर मुझे वॉइस में जवाब दे दें तो मैं वॉइस नोट भी आपको बना के भेज दूँगा।
आप लोग पढ़ने वाले बने, हमें जवाब देते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन सही जगह पे आके सवाल पूछेंगे। तो अगर आप मेरे पर्सनल नंबर को किसी ना किसी ग्रुप में जाके वहाँ से पर्सनल नंबर पे जाके व्हाट्सएप करेंगे तो वो बेचारा उन हज़ारों मैसेजेस की तरह से साइड पे पड़ा हुआ होगा। तो व्हाट्सएप ऑफिशियल ये वाला नंबर है और ईमेल ये है। ऑल क्लियर? हमने आज ओरिएंटेशन के बाद चैप्टर 1 को स्टार्ट करना था। आपने नोट किया होगा, स्केड्यूल में दिया हुआ था चैप्टर 1 स्टार्ट, हाफ नहीं लिखा हुआ था, चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया, ख़त्म आज की डिस्कशन जी। हाँ, असल में चैप्टर 1 स्टार्ट इसलिए लिखा था कि चैप्टर 1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, खुश्क बातें ज़्यादा हैं, तो हमें थोड़ा सा मार्जिन आज मिल जाएगा कि हम थोड़ी सी चीज़ें शिफ्ट कर देंगे, तो कल हम ज़रा ज़्यादा अच्छा थॉरोली जो बाकी एरियाज़ हैं उन पर डिस्कशन कर लेंगे। देखते हैं हम चैप्टर 1 पे थोड़ा सा कितना पढ़ पाते हैं। कंपनी के फीचर्स, हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है कंपनी के फीचर्स बताने से। बचपन से आप पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के बारे में तो बहुत कुछ जानते आ रहे हैं। आपको पता है सोल प्रोप्राइटर वो है जो अकेला बंदा होता है, बिजनेस कर रहा होता है, और पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होते हैं जो मिलजुल के बिजनेस कर रहे होते हैं। तो जब हमारा सिलेबस कंपनी लॉ के बारे में बताता है तो वो आपसे कहता है कि एक तीसरी तरह का बिजनेस भी है, उसको हम कहते हैं कंपनी। कंपनी में और सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में फ़र्क ये होता है कि कंपनी एक ऑर्गेनाइज सेटअप है, एक रजिस्टर्ड सेटअप है, कानून में प्रॉपर तरीके से रजिस्टर हुआ है, जबकि एक सोल ट्रेडर अपना बिजनेस कर रहा हो सकता है रजिस्टर ना हुआ। एक पार्टनरशिप है, आपस में मिलके लिखत पढ़त तो कर ली कागज़ पे, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट को ना पता हो कि ऐसी पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। तो यूँ समझें कि कंपनी एक बहुत ही फॉर्मल, हाईली सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है, नए बंदे आते हैं, पार्टनरशिप चेंज हो जाती है, पुराने बंदे जाते हैं, पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। तो पार्टनरशिप एक इनफॉर्मल सा मेथड है जिसमें 4, 5, 10 लोगों को वो आराम से अकोमोडेट कर देता है। लेकिन अगर हमें एक इतना बड़ा सेटअप बनाना है जिसमें हज़ारों लोग पार्टनर्स हों, तो फिर हम आते हैं कंपनी की तरफ। जब कंपनी आती है तो कंपनी में कुछ फीचर्स होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस से अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी का एक सेपरेट वजूद होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप और पार्टनर्स वन एंड द सेम थिंग होते हैं। किसी पार्टनरशिप ने कुछ गलत किया, हम उसके किसी भी पार्टनर को पकड़ के उससे रिकवर कर सकते हैं। बट कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग लोग होते हैं। जैसे ही जैसे आपके घर में पीटीसीएल का इंटरनेट अगर सही नहीं चल रहा तो आप पीटीसीएल के किसी मेंबर, शेयर होल्डर को नहीं जाके पकड़ लेंगे कि भाई तुम बताओ मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। वो कहेगा जाओ कंपनी को पकड़ो। तो आप कहेंगे भाई मैंने कंपनी के मालिक को पकड़ लिया और किसको पकड़ूं? उसने कहा नहीं, ये कंपनी के मालिक और लोग होते हैं, कंपनी चलाने वाले और लोग होते हैं। कंपनी है पीटीसीएल, मैं हूँ कंपनी का मेंबर अलग लोग होते हैं और कंपनी अलग लोग होती हैं। इसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि रिजल्ट वाले दिन जो है ना, एक बच्चा गमो गुस्से में जो है ना ढूंढ रहा हो कि आब्दी साहब कहाँ हैं। आब्दी साहब मेंबर हैं आईकैप के, आईकैप ने फेल किया, और आईकैप क्या इदारा है, आईकैप कहते हैं उन सारे मेंबर्स को मिला के। तो इसका मतलब है कि आईकैप इदारे ने फेल किया है, तो इसके पीछे आब्दी साहब का कोई किरदार होगा। तो मुझे आप आगे पकड़ेंगे जी आब्दी साहब आपने, आपके इदारे ने मुझे फेल कर दिया। मैं कहूँगा यार अजीब इदारा है, बड़े बुरे लोग हैं। तो आप कहेंगे क्या मतलब, आप उन्हीं में से हैं। मैं कहूँगा मैं तो अलग हूँ, मेरा एक अलग तशख़्ख़ुस है, मेरा नाम आतिफ आब्दी है, मैं एक अलग इंसान हूँ। हाँ, मैंने उस इदारे से क्वालिफिकेशन ली है और दुनिया मुझे उसका मेंबर भी कह देती है, लेकिन ना मुझे उसकी डिसीजन मेकिंग का पता है, ना मुझे पता है वहाँ पे क्या होगा, ना मुझे पता है कि रिज़ल्ट किस तरह से आएंगे। तो मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, तो उनके एक्शन और मेरे एक्शंस अलग अलग हैं। वो आईकैप एक इदारा है, उस इदारे ने आपके साथ जो किया उस इदारे का वो इदारा जिम्मेदार होगा, मैं बहैसियत मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर कंपनियों में दूसरा कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल से हटके होता है, दैट इज़ वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर एक पार्टनरशिप 5 लाख रुपए से चल रही है और वो किसी का 8 लाख का नुकसान कर दें, तो पहले तो पार्टनरशिप के असासे बेचेंगे, फिर क्या होगा, फिर हर पार्टनर अपने घर से पैसे ला के देगा ताकि 8 लाख का नुकसान पूरा हो। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी जितने शेयर कैपिटल से चल रही है, कंपनी उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं होती। ये बात क्लियर है। फिर कंपनियों में लोगों का आना जाना लगा रहता है, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है पार्टनरशिप में एक पार्टनर कभी भी किसी से चोरी छुपे जाके अपना हिस्सा किसी दूसरे को बेच के खुद निकल जाए और नया पार्टनर आ जाए, बगैर सबकी रजामंदी के ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी में ऐसा हो सकता है। कंपनी की जो ओनरशिप है उसको हम शेयर्स में तोड़ देते हैं
और छोटे छोटे शेयर्स उठा के लोगों को दे देते हैं। अब मेरे पास अगर शेयर्स पड़ेंगे कंपनी के, मैं वो किसी और को बेच दूं तो मैं ओनर नहीं रहूँगा और वो दूसरा बंदा ओनर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कंपनी में परपेचुअली चीज़ें चल रही होती हैं। किताब से पूछें तो सोल ट्रेडर अकेला है जो अपना बिजनेस रन करता है, लॉ उसको सेपरेट पर्सन काउंट नहीं करता और वो पर्सनली लायबल अपने सारे डेट्स के लिए। पार्टनरशिप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप को पर्सन लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता और वो जॉइंटली लायबल होते हैं सारे पार्टनर्स के साथ, यानी कोई भी गड़बड़ करेगा तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी का कैपिटल होता है जो शेयर्स में रिप्रेजेंट होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इसके मालिक होते हैं जिन्होंने शेयर्स लिए होते हैं। एक प्रोसेस से क्रिएट होती है कंपनी, जो कंपनीज एक्ट ने बताया। एक लीगल पर्सन है, अपने ओनर से सेपरेट है। कंपनी एक अलग पर्सन है, लीगल पर्सन है, कानून की नज़र में कंपनी एक अलग इंसान है और उसके मेंबर्स अलग इंसान है। इसको कानूनी ज़बान में डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। और कंपनी को उसके डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। फिर किताब को लगा शायद इतना काफ़ी नहीं है, उन्होंने अलग अलग तोड़ के बताया। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, अपने एसेट्स को ओन करती है और एक कंपनी पर्सनली अपना टैक्स भी खुद ही देती है, इतना सेपरेट पर्सन है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी की जो डेट्स के लिए कंपनी के मेंबर्स लायबल होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लायबल होंगे, उससे ज़्यादा के लिए नहीं लायबल होंगे। देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, टेक्निकल वर्ड है। परपेचुअल का मतलब होता है ऑनगोइंग, सक्सेशन का मतलब होता है विरासत। तो ओनरशिप ऑफ कंपनी में लोग अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और हर आने वाला बंदा मालिक बन जाएगा और हर जाने वाला बंदा मालिक नहीं रहेगा। कोई भी लीगल पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, इवन कोई और कंपनी भी खरीद सकती है। शेयर होल्डर अपना शेयर्स जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी वहीं पे रहती है, शेयर होल्डर्स बदलते रहते हैं। तो हो सकता है कि आज से 50 साल पहले एक कंपनी में 500 मेंबर्स थे और आज उस कंपनी में 1000 मेंबर्स हो सकता है 50 साल पहले वाले 500 में से आज कोई भी ना हो, कंपनी जिंदा है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, वही पार्टनर्स चल रहे होते हैं और अगर एक पार्टनर जाए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नया पार्टनर आए तो भी नई पार्टनरशिप बन जाती है। तो कंपनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑन गोइंग लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक उन्होंने पहले डिस्कशन की, फिर आगे जो है वो कंपनी लॉ समझाने की कोशिश की। इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ें, सबसे पहले डेफिनेशन आती है वर्ड कंपनी की। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी इज़ अ सेटअप जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ है। हमारे लॉ का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2017। पुराने ज़माने में 1935 का एक्ट हुआ करता था, फिर उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया था, फिर एक कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 में थोड़ी सी देरी के लिए आया था और फिर 2017 में बन गया कंपनीज एक्ट। तो कंपनियों के ये 4 लॉज हैं जो हम जिनको मिला के कंपनी लॉ कहते हैं। तो अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस का मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं, और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट। आपको याद होगा बिजनेस लॉ में आपने अलग अलग लॉज देखे थे, इस चैप्टर के पीछे वो लॉ, इस चैप्टर के पीछे वो लॉ। हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 लॉज हैं मेन, कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज एक्ट। एक दो जगह हल्की सी डिस्कशन है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की रेगुलेशंस की 2-3 लाइंस किताब में लिखी हुई हैं, और इसी तरह से किताब में डायरेक्टर्स के अंदर जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कुछ रेगुलेशंस हैं वो अलग से दी हुई हैं। वरना मेनली चैप्टर 6 को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स में जो बैक एंड पे लॉ है वो कंपनीज एक्ट है, और चैप्टर 6 के बैक एंड पे जो लॉ है वो सिक्योरिटीज एक्ट है जो प्रोस्पेक्टस को डील कर रहा है। तो कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट में, और इसका मतलब है इस 2017 वाले में रजिस्टर हुई हो या इससे पीछे वाले। अब कंपनी लॉ से क्या मुराद है? कंपनी लॉ में रिपील्ड कंपनीज एक्ट वो 1935 वाला, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट। और ये एक्ट भी शामिल है अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। ये अजीब सा जुमला, ये क्या कहना चाह रहा है? अनलेस के सियाको सबाक से कुछ और साबित हो रहा हो। ऊपर क्या लिखा था? कंपनी जो कि इस एक्ट में पैदा हुई या कंपनी लॉ में। तो इसका मतलब ये जुमला कहना चाह रहा है कि या ये एक्ट या इसके अलावा वाले कंपनी लॉ। जब जुमले ने यही कह दिया कि ये या वो, इसका मतलब है अब जब कंपनी लॉ में पढ़ रहा हूँ इसके अंदर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन कंपनीज एक्ट नहीं आएगा क्योंकि जुमले ने उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब अगर किसी जगह लिखा हो ना कंपनी लॉ की सारी कंपनियां, तो इसका मतलब है चारों लॉ। लेकिन किसी जगह लिखा होगा मौजूदा को छोड़ के कंपनी लॉ, तो फिर उसमें 2017 नहीं आएगा। तो कंपनी लॉ में ये 3 हमेशा आते हैं, कंपनीज एक्ट रिपील वाला 1935 वाला, 1984 वाला, 2016 वाला। यहाँ उन्होंने कहा एंड ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज।
अगर कॉन्टेक्स्ट में अदरवाइज नहीं लिखा तो ये एक्ट भी उसमें शामिल है। तो कंपनी उसे कहते हैं जो किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। कंपनी उस सेटअप को कहेंगे जो मौजूदा या गुज़िश्ता किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो। यहाँ उन्हें ये डर लगा कि ऐसा ना हो कि हम कंपनी बोलें और लोग हमेशा समझें कि वो कंपनी लॉ वाली कंपनी है। अगर उन्होंने कभी बोलना हो सारी तरह की कंपनी, तो वो एक भारी वर्ड बोलेंगे। वो भारी वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। भाई फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ में कहीं लिखा हो कि कंपनियों को चाहिए कि टैक्स दें, और कंपनी किसे कहते हैं? कंपनीज एक्ट या किसी गुज़िश्ता लॉ में रजिस्टर हुई कंपनी। तो जब लिखा होगा कि कंपनियों को चाहिए टैक्स दे, तो फिर ये तो उन्हीं कंपनियों का जिक्र हो रहा है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। फिर तो बैंक को तो टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, इंश्योरेंस को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, मुदारबा को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो जब उन्होंने वो वर्ड इस्तेमाल करना होगा जिसमें वो सारी तरह की कंपनियों को काउंट करेंगे, तो फिर वो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होगा सारी तरह की कंपनियाँ। तो हम कहते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट में तीनों तरह की कंपनियां शामिल हैं। इस एक्ट या कंपनी लॉ वाली कंपनियां, यानी कि ये इस डेफिनेशन वाली कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी। कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, मुल्क से बाहर की कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी। एंड कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको बॉडी कॉर्पोरेट उसका रेलेवेंट लॉ कहता है, पाकिस्तान का कोई और लॉ अपने सेटअप को भी कंपनी कहता है, तो वो भी कंपनी है। जैसे बैंकिंग का लॉ कहता है कि मेरे पास रजिस्टर होने वाले सेटअप बैंकिंग कंपनीज कहलाएंगे। इंश्योरेंस का लॉ कहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज कहलाएंगे। मुदारबा का लॉ कहता है मुदारबा कंपनीज कहलाएंगे। तो बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे किसी भी ऐसे सेटअप को जिसको पाकिस्तान का कोई और लॉ कहता है कि ये हमारे यहाँ क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो पाकिस्तानी कंपनी लॉ वाली सारी कंपनियाँ, पाकिस्तान के किसी और लॉ वाली कंपनी, और पाकिस्तान से बाहर की कंपनियाँ। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होगा एनी टाइप ऑफ कंपनी। क्लियर हो गया? कुछ चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट फॉर प्रॉफिट जो इदारे होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने किसी कानून में रजिस्टर हुई है तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटियों का कानून होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925। तो अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा उस कानून में रजिस्टर हुआ है तो उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। दूसरा, किसी भी ऐसी एंटिटी को अदर देन कंपनी, इस लॉ ने जैसे कंपनी का उसके अलावा कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर नोटिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। भाई कल को वो कहते हैं हम आज से इंश्योरेंस कंपनियों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे, तो फिर जब उन्होंने कह दिया तो हमारे ऊपर क्या वाजिब है? हम भी नहीं कहेंगे। तो हम भी इंश्योरेंस कंपनियों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि तीन चीज़ें इसमें शामिल हैं, कंपनी लॉ वाली कंपनियाँ, किसी और लॉ वाली कंपनियाँ, मुल्क से बाहर की कंपनियाँ। और दो शामिल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने कानून में रजिस्टर हुई हो, और कोई भी ऐसा सेटअप जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर वगैरह नोटिफाई कर दिया हो कि भाई इसको आपने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, तो उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। तो वो जो हमारा टारगेट था चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाला, ताकि ये जो इस तरह की गैर ज़रूरी किताबी सी बातें कल हम इस पर बात ना करें, और अगर हम डायरेक्टली कंपनियों की डिफरेंट किस्म की किस्में, अथॉरिटीज़ और उन सारी चीज़ों पे बात करें इंशाल्लाह। जी, टेस्ट का क्या सिस्टम होगा आज के दिन को छोड़ के, क्योंकि आज हमने ना होने के बराबर पढ़ना था। कल से ऑनवर्ड जिस दिन आप जो पढ़ेंगे, जो भी स्केड्यूल के मुताबिक है, स्केड्यूल में एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ से ऑनवर्ड जिस भी दिन हम पढ़ रहे हैं, ट्यूसडे को चैप्टर 1 इंशाल्लाह कंप्लीट होता है, तो वेडनेसडे वाले दिन अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो सिंपली आपने चैप्टर रूम नंबर 7 में जाना है, उनसे कहना है मुझे आज का टेस्ट चाहिए। तो सुबह 9 से लेके शाम 4 तक वहाँ पे लोग मौजूद होंगे और वो डेली टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली शाम में टेस्ट अपलोड हो जाया करेगा और एक दिन बाद उसका सोल्यूशन अपलोड हो जाया करेगा। तो जो यहाँ के रजिस्टर्ड लोग हैं उसी सब्जेक्ट में वो जाके रूम में टेस्ट लिख के दे सकते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं कम अज़ कम उनको टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट उस तरह के टेस्ट नहीं होंगे जैसे रेगुलर टेस्ट थे, ये थोड़े से आसान होंगे। यानी कि इस वक्त ये ज्यूम करना कि आप साथ साथ इस लेवल पे तैयार कर रहे हैं कि मैं आपको बहुत ही जालिम से टेस्ट दे दूं तो आप कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। इन टेस्टों का लेवल थोड़ा सा हल्का होगा। हम अपने सारे शौक पूरे करेंगे मॉक में जाके, कि मॉक में हम जो है कोशिश करेंगे कि एक अच्छा चैलेंजिंग इस तरह का सेटअप हो कि आपको आई कैप लेवल का मज़ा आए कि हाँ भाई चैलेंजिंग था और आई कैप टाइप की प्रैक्टिस हो गई। डन। तो ट्यूसडे का टेस्ट वेडनेसडे को, इसका टेस्ट आगे, फ्राइडे का टेस्ट सैटरडे को।
सेम गोज इस तरह से। यहाँ जब 9-10 मुहर्रम आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इससे अगला टेस्ट है वो आगे मंडे पे जा सकता है, या अगर सैटरडे वगैरह तो वो उस वक्त देख लेंगे, क्योंकि अभी 9-10 मुहर्रम का भी डेज़ एक दिन आगे पीछे हो सकते हैं, चांसेस मैक्सिमम यही हैं, लेकिन अगर आगे पीछे हो तो वो हमें पता लग जाएगा। तो हमारे स्केड्यूल को फ़र्क नहीं पड़ेगा ये थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा, तो हम इंशाल्लाह ताला इन 3 दिन में पढ़ के उस वीक में हम बाकी नहीं पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। डन। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ इसी जोशो खरोश के साथ आप कल आएँ और हम चैप्टर 1 को, जो किताब के 2-3 बड़े चैप्टर्स में से एक है, हम उसको अच्छे तरीके से कवर करें इंशाल्लाह। मिलते हैं।